हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके टीजीटी के लिए हम लोग इतिहास विषय पर बात कर रहे हैं और आज उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ने वाले हम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जिस तरीके से हमारे पहले वीडियो का प्यार दिया है उसी तरीके से इसको बहुत ही रोमांचक तरीके से, बहुत ही तटस्थ तरीके से आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो साथियों चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का रोमांचक टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। क्या उस टॉपिक का नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या क्या? सैंधव सभ्यता। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग बहुत ही आराम से, प्यार से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और यह हमारे और आपके एग्जाम के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, टीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले साथियों आप सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी को पढ़ने से पहले हम इस शब्द पर फोकस करेंगे कि सभ्यता क्या होती है। क्या? सिविलाइजेशन क्या होता है, सभ्यता क्या होती है। साथियों सभ्यता को भी पढ़ने से पहले हम लोग यहां से दो शब्दों को उठाते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हुए चलते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेंगे? संस्कृति की बात कर लेंगे, कल्चर की बात कर लेंगे। संस्कृति और एक दूसरा है सभ्यता। तो आइए यह देखने का प्रयास करें कि संस्कृति और सभ्यता आखिर है क्या। हम लोग क्या देखने का प्रयास करेंगे कि संस्कृति और सभ्यता दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं और दोनों क्या होता है। चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही रोमांचक तरीके से हम लोग देखने को प्रयास करेंगे। तो पहले आप लोग भी बता दो, कमेंट्स कर सकते हो कि यार संस्कृति क्या होती है, संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होता है। अच्छा ये बताओ, मैं इस तरीके का कपड़ा पहनता हूं, मैं अच्छा अच्छा खाना खाता हूं, मैं पशुपालन का कार्य करता हूं, सामूहिक जीवन का निर्वाह करता हूं, समझ लेना, सामूहिक विवाह का प्रथा है हमारे यहाँ। तो चाल चलन, रहन सहन, प्रथा, रीति रिवाज, ये सब क्या होती है? संस्कृति होती है। क्या? रहन सहन, रहन सहन, खान पान, नोट करते रहिएगा, कहीं मिलने वाला नहीं है। रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा, समझ रहे हैं, जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, ये सब क्या है? संस्कृति है। संस्कृति का मतलब जो हमारा पहचान हो, जो हमारा, जिससे मैं जाना जाऊं या जिससे कोई विशेष पार्टिकुलर देश जाना जाए, जिससे कोई विशेष राज्य जाना जाए। हमारा नृत्य क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, हमारा भोजन क्या है, हमारा खान पान क्या है, वेशभूषा क्या है, परिवेश क्या है, पर्यावरण क्या है, उसको क्या बोलते हैं दोस्त? उसको कहा जाता है, क्या जानते हैं? उसको कहा जाता है संस्कृति। सर अगर उसको संस्कृति कहा जाता है तो फिर बात उठती है, सर सभ्यता का क्या मतलब होता है? अच्छा, सभ्यता का मतलब होता है कि सभ्य होना। सभ्यता का मतलब होता है विकास। सभ्यता का क्या मतलब है? विकास से मतलब है। जैसे सभ्यता के विकास का क्या मतलब है यार? मतलब है कि पूरा पाषाण काल में पत्थरों के मोटे मोटे वजन हथियार हुआ करते थे। चलिए उसके बाद क्या हुआ? मानव ने अपना विकास किया, जानकारी मानव के पास आई। अब मानव ने क्या किया? पत्थरों के ही छोटे छोटे औजार बनाने शुरू किए। उसके बाद क्या हुआ साथियों? धातु की खोज की गई, लोहे और तांबे के औजार और हथियार बनाना शुरू कर दिए गए और आधुनिकता का विकास होता गया। अब ऐसे हथियार हैं कि एक स्थान से 5,500 किलोमीटर वार कर सकते हैं। इस तरीके की बात हुई। इसी को बोलते हैं सभ्यता, यानी विकास होना।
दिन प्रतिदिन विकास होना क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। देखिए क्या है ना कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं, बहुत सही, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ने से पहले हमको क्या होना चाहिए? संस्कृति और सभ्यता का विकास होना चाहिए। अच्छा ये बताइए भैया कि जो संस्कृति है, अब तक पूरे दुनिया में कितनी सभ्यताएं उभर कर आई हैं? जल्दी से कमेंट्स करो। अब तक दुनिया में कुल कितनी सभ्यता, जैसे आपने देखा यार कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसी प्रकार से क्या सिंधु घाटी सभ्यता पूरे दुनिया के, पूरी पृथ्वी की पहली सभ्यता है? नहीं है। तो अब तक कितनी सभ्यताएं खोजी जा चुकी हैं? जल्दी से कमेंट्स करो, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। तो प्यारे साथियों, अब तक कुल 4 सभ्यताएं खोजी जा चुकी हैं। अब तक पुरातत्व के आधार पर कुल कितनी सभ्यताएं खोजी जा चुकी हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हैं, आपके टीजीटी के एग्जाम में शानदार क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। मैं चाहता तो सीधे सिंधु घाटी सभ्यता की 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की, ये सब बताना शुरू कर दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देना है। बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बस मेरे साथ बने रहो, मैं जिस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते चले जाओ, जिंदगी में सफल होगे, मेरी गारंटी है। बाकी सब मेरे पास ऊपर छोड़ दो, सिर्फ पढ़ो। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। तो सर कितनी सभ्यताएं अब तक, कुल कितनी सभ्यताएं खोजी जा चुकी है? तो 4 सभ्यता। क्या नाम बताएंगे सर? बिल्कुल बताएंगे। क्या है? जल्दी से बताइए। सबसे पहले पूरे दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। पहली, पूरे दुनिया की सबसे पहली कोई सभ्यता है, मानव सभ्यता है, तो कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। हालांकि कुछ खोज जारी है, मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा कि हो सकता है कि अगर अच्छे से प्रमाण और साक्ष्य विधिवत मिल जाए तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, आपके भारत की सभ्यता पूरे दुनिया की सबसे पहली सभ्यता हो सकती है। लेकिन अभी किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। अगर दूसरे नंबर पर पूरे दुनिया की दूसरी सभ्यता की बात करें तो कौन है? मिस्र की सभ्यता है। कौन सी है? मिस्र की सभ्यता है। चलिए सर तीसरे नंबर पर कौन सी सभ्यता है? तो तीसरे नंबर पर जो सभ्यता है वह भारत की सभ्यता है। भारत की सभ्यता है। चलो यार भारत की सभ्यता तो आज तक इतिहास में कहीं देखा नहीं। हाँ, सैंधव सभ्यता को भारत की सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की सभ्यता कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय इतिहास में। क्या? सैंधव सभ्यता। तो फिर अब चौथी कौन बची सर? अभी तक तो 3 का ही नाम सुन रहे थे, चौथी है चीन की सभ्यता। कौन सी है यार? मेरे पड़ोसी की भी एक सभ्यता है। वाह क्या बात है, चीन की सभ्यता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ केवल 4 ही, कितनी? केवल और केवल 4 ही सभ्यताएं खोजी जा चुकी हैं। कितनी सभ्यताएं खोजी जा चुकी हैं? तो इस समय, वर्तमान समय तक की बात करें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को मैं बता रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ 4 सभ्यताएं खोजी जा चुकी हैं। तो सर ये बताइए कि इसमें से ऐसी वह कौन सी बात है जो कॉमन है? सभ्यताओं में कौन सी बात कॉमन है? मतलब ऐसी वह कौन सी चीज है जो इन चारों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है? तो आपको पता होगा कि सभी सभ्यताएं कॉमन क्या है। चलिए ये देख लेते हैं यार, सभी सभ्यताएं कहां हैं? नदियों के किनारे हैं। सभी सभ्यताओं का विकास कहां हुआ? नदियों के किनारे ही हुआ। जितनी भी चारों सभ्यताएं हैं आपके सामने, इनमें एक सी कॉमन सी बात है कि नदियों के किनारे पाई जाती हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, टीजीटी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि सभ्यताओं में उभयनिष्ठता क्या है, कॉमनता क्या है, कॉमन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए सभी की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे
फली फूली विकास हुआ है। अच्छा सर, तो ये बता दो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई और चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हो और आपको भी पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें, माफ कीजिएगा, मेसोपोटामिया जो पूरे दुनिया की सबसे पुरातन सभ्यता है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। पूरे दुनिया की, पूरे पृथ्वी की खोजी गई सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो लगभग 5500 ईसा पूर्व की पहले की है। 5500 ईसा पूर्व से पहले की सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो भारत में खोजी गई, माफ कीजिएगा, जो पूरे दुनिया में खोजी गई सबसे पुरानी सभ्यता है। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता पर नहीं चलेंगे, इसको सीख लेते हैं, फिर आराम से चलते, मस्त पढ़ते हैं, एकदम हंसी मजाक की तरह, नो कोई बोरिंग, आराम से चलो भाई, शानदार तरीके से, ताकि आपको चीजें आराम से बिंदास तरीके से मिल सके। देखिए साथियों, दजला फरात नदी, नाम सुना होगा, इसको टिग्रिस के भी नाम से जानते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो क्या पूछेगा? दजला फरात नदी कौन सी नदी? तो आपको पता होना चाहिए, दजला फरात नदी। अच्छा, पहली बात तो नदियों को मारो गोली, पहले यह सीख लो कि नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ। अरे यार, नदियां जो होती है ना, जो नदियां होती हैं, वह सबसे पहले पुरातन काल में कोई गाड़ी मोटर तो था नहीं, तो परिवहन का साधन हुआ करती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाव के माध्यम से लोग आया जाया करते थे। तो परिवहन की साधन, सबसे पहली बात क्या है? परिवहन की व्यवस्था थी। अच्छा सर, दूसरा क्या है? दूसरा है कि नदियों के किनारे की जो पेटी होती थी, जो दोआब होता था, जो नदियों के किनारे बसा क्षेत्र होता था, एरिया होती थी, जलोढ़ मृदा से निर्मित होती थी और अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण लोग नदियों के किनारे बसते थे। क्या है? उत्पादकता ज्यादा होती थी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती थी। चलो भाई, अब तीसरा क्या है? पीने के पानी की व्यवस्था। वाह क्या बात है, पीने के पानी की व्यवस्था नदियों के माध्यम से होती थी। क्या कोई बोर करने वाली मशीन थी क्या जो बोर कर देती थी? कोई नाली का पानी की सप्लाई होती थी क्या पाइपों के द्वारा? नहीं साथियों, यही सब था, पीने के पानी और पशुपालन के लिए भी पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाती थी। चलो, क्या पशुपालन के लिए भी पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाती थी। इसीलिए जितनी भी चारों सभ्यताओं का उद्भव हुआ है, वह चारों की चारों सभ्यताएं कहां पर हैं? नदियों के किनारे स्थित हैं। चलिए जल्दी से बताइए, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे? तो सबको पता होगा कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है यार? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। वाह यार, क्या जानते हो, वाह, नील नदी के किनारे। भारत की सभ्यता सिंधु नदी के आसपास। वाह क्या बात है, ये तो सबको पता होगा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं इसको। सिंधु नदी के आसपास, सिंधु नदी के आसपास सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता का क्या हुआ है? फली फूली है, विकास हुआ है। तो सर, चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? जल्दी से कमेंट्स बताओ, चीनी सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? इसको बोलते हैं होंग हो नदी। और आप सभी को पता होगा, होंग हो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, येलो रिवर, पीली नदी। अगर होंग हो नदी ना दे करके पीली नदी आपके एग्जाम में दे तो आप लोग को समझ जाइएगा, होंग हो नदी का ही मतलब क्या है? पीली नदी है। होंग हो नदी का मतलब क्या है? पीली नदी है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है। संस्कृत का मतलब होता है रीति रिवाज, रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा, और सभ्यता का मतलब होता है मानव में निरंतरता का विकास होना, प्रगति की ओर बढ़ना, वो हमारी सभ्यता कहलाती है। दुनिया में अब तक सिर्फ 4 सभ्यताओं का विकास हो चुका है जो हमें ज्ञात हुआ है इतिहासकारों से। मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह सबसे पुरानी सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता, भारत की सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, और नेक्स्ट हमने सीख लिया
सबसे नई नवीली सभ्यता अगर कहें तो क्या खोजी गई है? चीन की सभ्यता खोजी गई है। चीन की, और एक चीज कॉमन है कि सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? क्योंकि नदियों से परिवहन, उत्पादकता, नदियों के किनारे का जो क्षेत्र होता है वह प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए ज्यादातर लोग उस समय नदियों के किनारे रहा करना पसंद करते थे और नदियों से पीने का पानी और पशुपालन की व्यवस्था भी अच्छी खासी हो जाती थी। ठीक है, मजा आ रहा है ना? बहुत सही, एक बार कमेंट्स कर दो मजा आ रहा नहीं आ रहा? बहुत सही, मजा आएगा। देखिए साथियों, रोमांचक तरीके से पढ़ो, ये सब नहीं बताएंगे। यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? यहां से आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन आएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे या टिग्रिस नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी, भारत की सभ्यता सिंधु नदी और चीन की सभ्यता होंग हो या पीली नदी येलो रिवर के किनारे विकसित हुई, फली फूली। और एक कॉमन सी बात है कि सारी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सैंधो सभ्यता को पढ़ेंगे। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। चलिए, अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की। चलो सर, आइए देख ही लेते हैं यार क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता। अभी आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि सर अब हमको तुरंत आप यही बताने वाले हो गए कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव माना जाता है। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये सब जानते हो, बात ये आगे बताऊंगा। पहले मैंने जो पिछले लेक्चर में सुना होगा आपको वहां से शुरुआत करूंगा। क्या शुरुआत करूंगा? आपको पता होगा यार कि सर सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है या नहीं है? पिछला लेक्चर सुना या नहीं सुना? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कौन से? आद्य ऐतिहासिक काल। ये सर आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐसा काल जिसके लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता। क्या है? लिपि नहीं पढ़ी जा सकती। वाह, लिपि नहीं पढ़ी जा सकती, यानी लिपि उपलब्ध तो है लेकिन लिपि नहीं पढ़ी जा सकती। उस काल को क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और अगर नहीं पढ़ी जा सकती तो ऐसी कौन सी सभ्यता है? तो ऐसी सभ्यता का नाम है, भारत की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधो सभ्यता। अच्छा सर, लिपि है कैसी जो पढ़ी नहीं जा सकती? दुनिया की सारी चीजें हमारे इतिहासकारों ने पढ़ डाला, तो लिपि में ऐसी कौन सी बड़ी विशेषता छिपी हुई है कि जो नहीं पढ़ी जा सकती? चलिए, अच्छा लिपि की बात कर लेते हैं। चलो लिपि की ही बात कर लेते हैं ना भाई, एक एक को निपटा कर चलते हैं, एक एक को निपटा करके चलते हैं। चलिए भाई, आइए देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है कैसी। ऐसी वह कैसी लिपि है जो पढ़ी नहीं जा सकती? पहली बात तो यह समझ लो कि सिंधु घाटी सभ्यता के आदमी जो अपने मन में भावनाएं उत्पन्न करते थे वह चित्रों के माध्यम से वर्णित कर देते थे। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से वर्णित कर देते थे, लिख देते थे, और उसी को क्या कहा गया है? लिपि कही गई है। ऐसी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। कैसी? ऐसी होती थी यार। ये तो क्या ऐसा लिपि है क्या? हाँ, लिपि है। यही लिपि है जो पढ़ी नहीं गई है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आइए देख लेते हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कहा क्या जाता है। मैंने क्या बोला कि जो मन में भाव आया उसी भाव को चित्र के माध्यम से लिख दिया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है पता है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कई नामों से जाना जाता है, एक एक करके देखेंगे, अभी उधर काम है। भाव चित्रात्मक लिपि। अगर आपके एग्जाम से पूछे कि भाव चित्रात्मक लिपि, कहीं भी पढ़ो अगर मिल जाए, कोई नहीं पढ़ाता साथियों, ये बात तो एकदम 100%, लेकिन सुन लो मजा आ जाएगा। चलिए, क्या लिखना है? भाव चित्रात्मक लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी?
भाव चित्रात्मक लिपि, यानी जो मन में आया भाव उसी को लिपि के माध्यम से लिख दिया, उसी को चित्र के माध्यम से लिख दिया, वही है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की दिशा क्या है? तो देखिए, ये दायां है, ये बायां है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की दिशा की जो लिपि थी वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। क्या ये क्या है सर? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आपके सामने है, देख लो, दाएं से बाएं। पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली लाइन, चलिए क्या इसमें लाइन भी है? हाँ, लाइन भी है, दिखा रहा हूं। पहली लाइन की दिशा किधर से किधर तक, दूसरी लाइन की दिशा किधर से किधर तक। चलो, ये सर ऐसी इतनी बड़ी चीज अभी तक तो हमने सीखा ही नहीं। हाँ भाई, अब सीखोगे, क्योंकि अब एग्जाम दे रहे हो किसका? टीजीटी और पीजीटी का। यहां से यहां तक एक लाइन मानी जाती है, यहां से यहां तक दूसरी लाइन मानी जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से यहां तक क्या है? ए मानी जाएगी कौन सी लाइन? तीसरी लाइन। ए मानी जाएगी चौथी लाइन, और यह है पांचवी लाइन। तो पहली लाइन किधर से किधर तक है? राइट टू लेफ्ट है। अगर देखेंगे तो यहां से यहां। दूसरी लाइन लेफ्ट टू राइट है। यही देख लो, मजा आ जाएगा। यहां से क्वेश्चन बने, इतनी गहराई से पढ़ा रहा हूं, पहले ही चैप्टर में बता दिया था। अगर आप लोगों ने इतिहास जाने के स्रोत को देखा होगा तो मैंने दिखा दिया था कि हम कितनी गहराई में उतर करके पढ़ाने वाले हैं। अभी और कुछ नहीं, अभी तो लिपि के बारे में पूरा बहुत विशाल बाकी है साथियों। पहली लाइन भाई, ए राइट है ना, ए वाला भाग राइट है, ए वाला भाग लेफ्ट है। ए राइट है और ए लेफ्ट है, तो पहली लाइन राइट टू लेफ्ट, मतलब दाएं से बाएं। ये बायां है, ये दायां है। दूसरी लाइन बाएं से दाएं, ये हो गया। बोलिए यस और नो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है, नोट करते रहो। अगर दिशा पूछे तो दाएं से बाएं लिख देना। अगर पहली लाइन की दिशा पूछे तब दाएं से बाएं लिखना, और दूसरी लाइन की दिशा पूछे तो बाएं से दाएं लिख देना। मजा आ जाएगी, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो सर कुछ और आकार दिख रहा है। क्या? सर्पिलाकार। क्या? सर्प ऐसे ऐसे ना चलता है तो क्या बोलते सर कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम सर्पिलाकार है? बिल्कुल, माफ कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का नाम क्या है? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार लिपि, वाह क्या बात है। इसको क्या बोलते हैं? सर्पिलाकार लिपि। और सर और क्या नाम इसको जानते हैं? इसको गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि गौमूत्री लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? तो गौमूत्री लिपि का संबंध, गौमूत्री लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? तो गौमूत्री लिपि का संबंध सैंधव सभ्यता के लिपि से है। किसके लिपि से है? सैंधव सभ्यता के लिपि से है। हाँ, विदेशी इतिहासकारों ने क्या लिखा है? इस लिपि का नाम बुस्टोफेर्डन लिपि। क्या? बुस्टोफेर्डन लिपि। चलिए, आपके एग्जाम में पूछेगा कि सर बुस्टोफेर्डन लिपि किस सभ्यता की लिपि का नाम है? चौथा नाम देख लो, इतना नाम अगर कोई बताएगा तो कहना बुस्टोफेर्डन लिपि किस सभ्यता के लिपि का नाम है? तो सैंधव सभ्यता के लिपि का नाम है। किस लिपि का नाम है? सैंधव सभ्यता की लिपि का नाम है। बुस्टोफेर्डस, पांचवा नाम ऊपर लिख दे रहा हूं, पांचवा नाम बुस्टोफेर्डस भी कहा जाता है। बुस्टोफेर्डस, क्या? बुस्टोफेर्डस लिपि भी कहते हैं। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के 6 नाम दिए गए हैं। छठवां नाम अभी सुन लो। छठवां नाम क्या है सर? तो जल्दी से बताओ भैया, छठवां नाम क्या है? छठवां नाम है बुस्टोफेर्डन लिपि। क्या नाम है? बू नहीं है, ब्रू है। बुस्टोफेर्डन लिपि, बुस्टोफेर्डन
फेदन लिपि लिख लो, ब्रुस्टोफेदन लिपि लिख लो भाई, नोट कर लो, कहीं नहीं मिलेगा, पढ़ पढ़ करके थकोगे, कहीं मिलेगा नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी लिपियों कितने नाम दिए गए हैं? 6 नाम दिए गए। कितने? 1 2 3 4 5 6। देखो 6 नाम आपके सामने हैं। कौन कौन से हैं सर? पहला नाम है भाव चित्रात्मक लिपि, दूसरा है सर्पिलाकार लिपि, तीसरा है गौमूत्री लिपि, चौथा है बुस्टोफेडन लिपि, पांचवा है बुस्टोफेदन लिपि और छठवां है ब्रुस्टोफेडस लिपि। सर क्या इतनी लिपियां थी? नहीं साथियों, यह अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मतानुसार अलग अलग नाम हैं। अच्छा ये बात है सर? हाँ यही बात है। चलिए अच्छा सर, इतनी लिपि तो हम लोगों ने देख ली, लेकिन ये बताइए कि इसका साक्ष्य कहां मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में? इसका सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य कहां मिला? अरे भाई प्रमाण कहां मिला? जैसे हमने कहा कि इतनी लिपियां हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली लिपि का साक्ष्य हड़प्पा में मिला है। हड़प्पा आपको पता होगा सबसे बड़ा, बसावट के स्थान पर सबसे बड़ा नगर था। क्या? हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थान से, हड़प्पा की खुदाई से, हड़प्पा स्थान का नाम है, वहां से कहां से मिला सर? वहां में एक कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान के अंदर से वहां पर क्या मिला जानते हैं? एक मृद भांड मिला था। एक क्या मिला था जानते हैं? मृद भांड मिला था। क्या मिला था? मृद भांड मिला था, और यानी मोहर मिली थी, और उस मोहर पर इस लिपि का अंकन था। तो पहली लिपि हड़प्पा सभ्यता के कब्रिस्तान से। कौन से कब्रिस्तान से? उस कब्रिस्तान का नाम था कब्रिस्तान एच। क्या नाम था भैया? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान एच से मिली है। कब्रिस्तान एच से मिली है। और कब्रिस्तान एच में क्या मिला? कब्रिस्तान एच में मिला है मोहर, और मोहर में मिली क्या? लिपि। मोहर में मिली है लिपि, गूढ़ लिपि, रहस्यमय लिपि, जिसको पढ़ना नामुमकिन है। जिसको पढ़ना नामुमकिन है। तो आप देख लो, और भी चीजें यहां पर हैं यार, और हैं। सर ये बता दो कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का आकार क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का आकार क्या है? और वहीं से एक चीज मिला है, स्वास्तिक। वहीं से मिला, कब्रिस्तान एच से ही स्वास्तिक मिला है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि पहले तो स्वास्तिक को भी लिपि की कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, इसको धर्म से जोड़ दिया गया। तो खुद समझो कि लिपि का आकार क्या था? उल्टा यू के आकार का, अंग्रेजी के उल्टा यू आकार का। भी यू ही तो बनाए, सब उल्टे पलटे यू ही तो हैं। देख लो आपके सामने, देखो इतनी बातें सिर्फ लिपि पर हुई हैं। कितना शानदार टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों ने स्टडी 91 पे भरोसा किया ना, तो स्टडी 91 आप लोगों को सफल बना करके छोड़ेगा। और इतिहास में तो पूछो ही नहीं, एकदम जलवा कायम कर दोगे साथियों। बस बने रहना है आप सभी को, ठीक है? तो देख लो, बहुत ही शानदार तरीके से चीजें चल रही हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मैंने कमेंट्स देखा था पहले वाले वीडियो के सेशन काल में, तो हो सकता है कि आप लोगों को कॉम्बिनेशन का सिस्टम ना मालूम हो। मैं पुनः बता देना चाहता हूं, अगर आपके हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिया है, तो उस 2 सब्जेक्ट से ही आपको टीजीटी देना पड़ेगा, और उसमें से 125 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 62 नंबर के, उसमें से एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं। चलिए साथियों, ये तो लिपि की सारी चर्चाएं हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भैया, डेट भी बताऊंगा, खुदाई भी बताऊंगा, दयाराम साहनी को भी याद करूंगा, सबको याद करूंगा, बट
मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा भिन्न है, मैं सबको एक साथ जोड़ लेता हूं। अगर मैंने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक संस्कृति है, अगर आद्य ऐतिहासिक काल है, इसका मतलब उसके लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता, तो पहले लिपि के ही बारे में पढ़ लो भाई, क्यों बाद में इसको बाद में पढ़ना पड़े, पहले लिपि के ही बारे में पढ़ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्या पढ़ेंगे सर? अब हम लोग पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, सैंधव सभ्यता का विस्तार। चलिए, अरे सैंधव का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, इतना तो आपको पता ही होगा। सैंधव सभ्यता का विस्तार, आगे क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वहां कुछ बनाऊंगा साथियों। चलिए सैंधव सभ्यता के विस्तार की बात कर लेते हैं। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आएगा। अच्छा, मान लीजिए सैंधव सभ्यता का विस्तार पढ़ना है, तो इसको देख लीजिए। सर ये क्या है बेटा? ये है उत्तर। क्या है? यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है ईस्ट यानी पूरब, और यह है बेटा वेस्ट यानी पश्चिम। यही देखेंगे कि सैंधव सभ्यता कहां से कहां तक है, उत्तर में कहां तक है, दक्षिण में कहां तक है, पूरब में कहां तक है, पश्चिम में कहां तक है, और कितनी दूरी है, कितना क्षेत्रफल है, और कौन कौन से देश में है। चलिए, अब तक प्राप्त अवशेष के हिसाब से, अब तक प्राप्त अवशेष के हिसाब से सैंधव सभ्यता का विस्तार 3 देशों में देखा गया है। कितने देशों में देखा गया सर? 3 देशों में देखा गया है। अच्छा, तो देश कौन कौन से हैं? एक है आपका भारत देश, एक है आपका पाकिस्तान देश, और एक है आपका अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अगर कभी पूछे कि सैंधव सभ्यता का विकास या सैंधव सभ्यता के क्षेत्र या स्थान निम्न में से किस देश में पाया जाता है या निम्न में से किस देश में नहीं पाया जाता है, तो उसके लिए भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सैंधव सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। सबसे ज्यादा स्थान कहां है? भारत में है। कहां? भारत में सबसे ज्यादा, अफगानिस्तान में सबसे कम। बेचारा पाकिस्तान, तो बेचारा पाकिस्तान में क्या बीच वाला है? सबसे कम। ठीक, क्लियर हो गया? हां सर, और एक चीज बता दूं, अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 2 स्थल ही अब तक प्राप्त हो चुके हैं। अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 2 स्थल ही अब तक प्राप्त हो चुके हैं। अगर उन स्थलों के नाम की बात करोगे तो उन स्थलों का नाम भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा। मुंडीगाक और सोर्दगोई स्थल का नाम है, लेकिन आइए हम लोग इसमें पहले कुछ और चीजों को देखते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि सबसे उत्तरी स्थल क्या है? देखिए, सबसे उत्तरी स्थल 2 हैं। भारत के सबसे उत्तरी स्थल की बात करेंगे सैंधव सभ्यता में, तो मांडो है या मांडा भी है, जो आप लोग जानते हैं। मांडा कहां है भैया? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में किस जिले में है? तो जम्मू कश्मीर हमारे आंखों का नूर है, इसलिए किस जिले में है? अखनूर जिले में है। किस नदी के किनारे? क्योंकि सभ्यताएं नदी के किनारे विकसित हुई हैं, तो चेनाब नदी के किनारे है। तो आइए, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा। क्या है सबसे उत्तरी बिंदु? आपके एग्जाम में पूछे
कि मांडा सबसे उत्तरी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो मांडा किस राज्य में है? तो मांडा है जम्मू कश्मीर में। जिला अगर पूछे तो जिला का नाम भी अभी मैंने बता दिया, अखनूर जिला में। कौन से जिला में? अखनूर जिला में। अगर आपसे पूछे कि सैंधव सभ्यता का भारत में पाया जाने वाला सबसे उत्तरी राज्य कौन है, तो जम्मू कश्मीर में है। स्थान का नाम पूछे तो मांडा है, जिला का नाम पूछे तो अखनूर है, और नदी का नाम पूछे तो चेनाब नदी है। देखो कितनी चीजें यहां पर एक साथ क्लियर हो रही हैं। क्या है? मांडा है। क्या है? मांडा है। और मांडा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। जिला का नाम अखनूर और नदी का नाम चेनाब नदी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में पाया जाने वाला सबसे उत्तरी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद। क्या? दैमाबाद। ये सर दैमाबाद कहां है? तो दैमाबाद है एमएच यानी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। सबसे दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का दैमाबाद। क्या? दैमाबाद। अगर यार नदी का नाम पूछ ले कि दैमाबाद का विकास किस नदी के किनारे हुआ है, तो क्या बताओगे कि दैमाबाद का विकास प्रवरा नदी के किनारे हुआ है। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। ये प्रवरा नदी क्या है भाई? गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। गोदावरी की कौन सी नदी है भैया? गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। तो आइए पूरब में चलते हैं। पूरब में चलते हैं तो पूरब में तो आपका राज्य ही है, आपका उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है यार? चलो पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीरपुर। नोट कर लेना, मजाक नहीं है भैया, कहीं मिलेगा नहीं जल्दी इतना अच्छे से। आलमगीरपुर कहां है? यूपी में है। यूपी में कहां है? मेरठ में है। और कौन सी नदी? अच्छा मेरठ हो गया। कौन सी नदी है भैया? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी है। तो मेरठ में कौन सी नदी है? मेरठ में नदी का नाम है हिंडन नदी। कौन सी? हिंडन नदी। चलो कौन सी नदी है? हिंडन नदी है। मेरठ में पाई जाने वाली हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर का विकास हुआ, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के और यहां क्या है? यहां है सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर कहां पर है भैया? तो सूतकांगे डोर है बलूचिस्तान। नाम तो सुना होगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। कहां? बलूचिस्तान में। चलो तो हुए आपके सैंधव सभ्यता के चारों छोर। कहां है? बलूचिस्तान में। अच्छा बलूचिस्तान में अगर स्थान का नाम पूछे तो मकरान में पड़ता है। कहां? मकरान में। सब कुछ देख लो, कहीं छोड़ना नहीं। नदी का नाम पूछे तो दाश्क नदी है। कौन सी नदी है? दाश्क नदी है। मिला कुछ काम भर के लिए? हाँ सर मिला। वो भैया वो बचपन की बातें हैं, वो वनडे छोटे मोटे एसएससी बैंक रेलवे एग्जाम की बातें हैं कि सबसे बड़ा अन्नागार कहां पाया जाता है, सबसे बड़ी खोपड़ी कहां पाई जाती है, मृदभांड कहां पाया जाता है, ये आपके टीजीटी में नहीं पूछेगा। यूं देखो कि कहां कहां तक
फैला हुआ है। आपसे पूछेगा कि ये बताओ बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता के अगर उत्तर दक्षिण की माप करें तो कितनी लंबी, दक्षिण उत्तर की बात, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की लंबाई भी पूछ लेगा। तो जल्दी से बताओ, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की लंबाई कितनी है? उत्तर दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर है। कितना? 1600 किलोमीटर। और पूरब पश्चिम की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। देख लो कितना? 1600 किलोमीटर और 1400 किलोमीटर। कितना शानदार टॉपिक है। अभी तक रटते थे बेटा, रटना नहीं है मेरे साथ, समझना है चीजों को। सबसे उत्तरी बिंदु मांडव कहां है? जम्मू कश्मीर में अखनूर जिले में चेनाब नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी बिंदु है सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान के मकरान में पड़ता है, दाश्क नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, प्रवरा नदी के किनारे। और प्रवरा नदी आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और सबसे पूर्व में आपके राज्य का आलिमगीरपुर कहां है? मेरठ में। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। अच्छा, इतनी चीजें तो क्लियर हो जानी चाहिए भैया, इतनी चीजें तो क्लियर हो जानी चाहिए। अगर पूछ ले कि बेटे ये बता दो कि क्षेत्रफल कितना है, क्या पूछ ले कि क्षेत्रफल कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से कमेंट्स करके भी बता सकते हो कितना है। अगर सही आंकड़ा पुराने जमाने का देखें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। कितना माना जाता है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यानी अब लगा भगा कर दो, लगभग कितना? लगभग कितना? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन बेटा इस समय भी परिवर्तन जारी है साथियों, मेरे प्रिय साथियों, इस समय भी दोस्तों परिवर्तन जारी। क्यों परिवर्तन जारी है सर? ये कौन सी बात हो गई? क्या स्थान बढ़े? नहीं, स्थान अगर नए नए खोजे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एरिया तो लगातार बढ़ती जाएगी। अब इतना तो देख लिया ना, अगर स्थान नए नए खोजे जा रहे हैं तो एरिया तो लगातार क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अगर देखो, अगर वर्तमान समय की बात करो तो वर्तमान में अगर वर्तमान क्षेत्रफल की बात करें और अगर आपके एग्जाम में 16 लाख दे दे, 17 लाख दे दे या 20 लाख भी दे दे तब भी सही टिक मार देना। 17 करेक्ट डाटा है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और 17 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 20 लाख के ऊपर नहीं जाना, ठीक है? तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। स्पष्ट हो गया ना? देखो कितने मजे से पढ़ा, संस्कृति पढ़ ली, सभ्यता पढ़ ली, चारों सभ्यताओं के नदियों के नाम देख लिया, सबसे पुरानी देखा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और क्या क्या देखा? अभी और देखना बाकी रह गया है भाई। और हमने देखा आपके सिंधु सभ्यता का विस्तार। क्या देखा? आपके सिंधु सभ्यता का विस्तार देखा कि कहां से कहां तक पाया जाता है। पहले भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखा। और एक चीज, अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें, भारत के तो सबसे उत्तरी बिंदु मांडा हो जाएगा, लेकिन अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें मेरे प्रिय साथियों, तो जो सबसे उत्तरी बिंदु है, क्या जो सबसे उत्तरी बिंदु है ना, वह क्या जानते हैं? वह मुंडी गौक है। कहां पाया जाता है सर मुंडी गौक? तो मुंडी गौक पाया जाता है अफगानिस्तान में। और सबसे उत्तरतम बिंदु अगर पूछ ले तो सबसे उत्तरतम बिंदु है मुंडी गौक। क्या है यार? मुंडी गौक। तो मैंने बताया था कि अफगानिस्तान में 2 स्थान हैं। अगर एक स्थान सर मुंडी गौक हो गया तो दूसरा स्थान क्या है? सोर्तगोई।
दूसरे स्थान का नाम क्या है? शोर्तगोई। मुंडी गौक या शोर्तगोई अगर कभी ऑप्शन में आए तो मान लेना ये अफगानिस्तान का 2 स्थान है जहां पे स्थल खोजे गए हैं। लगभग 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने? 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। उनमें से 2 स्थल आपके अफगानिस्तान में, ज्यादा पाकिस्तान में, और कुछ मेन हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी संस्कृतियां, सभ्यताएं कहां पाई जाती हैं? आपके पाकिस्तान में भी पाई जाती है। अच्छा सर ये बताओ, अगर पूछ ले कि हाल ही में भारत में खोजे गए स्थल कौन हैं, तो क्या बताओगे? हाल ही में भारत में खोजे गए सैंधव सभ्यता के स्थल, चलो लिख लो, ये भी लिख लो ना। हाल ही में, करंट भी लोड़ो भाई, क्यों, कहां जाना है आपको। हाल ही में सैंधव सभ्यता के स्थल जो भारत में खोजे गए, ये आपको पता होना चाहिए कहां मिले हैं। एक थार में मिला है, गुजरात में मिला है। हाल ही में सैंधव सभ्यता के स्थल, हाल ही में स्थान, स्थान नहीं लिखेंगे यार, स्थान तो हो जाएगा गड़बड़, क्या लिख देंगे? स्थल लिख देंगे। तो हाल ही में सैंधव सभ्यता के कौन सा स्थल है जो भारत में खोजा गया? तो जल्दी से बता सकते हो आप लोग कमेंट्स करके कि यार भारत में ऐसा वह कौन सा स्थल है जो हाल ही में खोजा गया, जल्दी से बताओ। देखिए यहां पर क्या जानते हैं, आपके गुजरात में भैया, गुजरात में कौन रहते हैं? करीम शाह रहते हैं। तो करीम शाही नामक स्थान, अच्छा कमीर हो गया, करीम शाही नामक स्थान देख लो, करीम शाही नामक स्थान गुजरात में हाल ही में कौन सा स्थान खोजा गया? करीम शाही स्थान। और सर थार में बड़ी मिट्टी होती है, और मिट्टी होती है ना तो मिट्टी जाएंगे तो पड़ जाएगी। कहां पड़ जाएगी? आपके कपड़ों पर पड़ जाएगी, कपड़े हो जाएंगे खराब। इसलिए क्या पहन के जाना? कोट पहन के जाना, बेनी कोट। कौन? बेंगी कोट। चलो क्या सर गजब है यार। हाँ, आपके हिस्ट्री में भी होता है करंट, जो आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और ये कि आपके हरियाणा का स्थान है, उसका भी नाम याद कर लो। हरियाणा का एक स्थान है कुनाल, करनाल नहीं भैया, कुनाल। क्या? करनाल तो जिला है। एक कुनाल स्थान है जहां 6000 ईसा पूर्व से भी पुरानी, क्या 6000 ईसा पूर्व से भी पुराने क्या मिले हैं? मृद भांड मिले हैं। और अगर इसकी सत्यता, क्योंकि खुदाई वहां जारी है, अगर इसकी सत्यता प्रमाणित हो जाती है तो आपकी सैंधव सभ्यता पूरे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हो जाएगी। ये करंट की 3 चीजें हैं, गुजरात का करीम शाही, थार का बेंगी कोट और हरियाणा का कुनाल, जो स्थान हाल ही में मिले हैं। कुनाल थोड़ा पहले का है, ये दोनों भी हाल ही में मिले हैं। कुनाल में 6000 ईसा पूर्व पुरानी क्या मिली है? मिला है मृद भांड, यानी मिट्टी का बर्तन। अगर ये बात सत्य हो जाती है तो आपकी सैंधव सभ्यता, और आपको पता होना चाहिए हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित स्थान है, उस स्थान का नाम है राखी गढ़ी। और जिसको अभी हाल ही में आपकी केंद्र सरकार में जो बजट आया था 2020-21 का, उसमें उसके विकास की बात की गई है। क्योंकि 5 पुरातात्विक स्थलों में 2 स्थल आपके सैंधव सभ्यता के उसमें विकास की बात की गई है। किसकी? राखी गढ़ी की और धौलावीरा की। धौलावीरा भारत का सबसे बड़ा क्या है? स्थल है सैंधव सभ्यता का। मजा आ रहा है ना? वाह, मजा तो आएगा ही भैया, मजा नहीं आएगा तो फिर बेकार हो जाएगा ना, मजा नहीं आएगा तो बेकार हो जाएगा। अब हम लिख लेते हैं सर, सैंधव सभ्यता का आकार कैसा है? बहुत सही साथियों, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। सैंधव सभ्यता का आकार, सैंधव सभ्यता का आकार कैसा है? चलो बता दो। वाह, देखिए अगर सैंधव सभ्यता के आकार की बात करेंगे तो इसमें 2 आकार आपको याद करने होंगे। सर 2 आकार क्यों याद करने होंगे?
अगर पहले की बात करें, पहले समय में, पहले, क्योंकि वर्तमान भी पूछ सकता है, पहले का आकार और वर्तमान आकार कैसा है। देखिए भैया, पहले का आकार था त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार। वर्तमान का आकार क्या है? समचतुर्भुज। कैसा है? समचतुर्भुज। नोट करिएगा, बहुत दमदार चीजें हैं। क्या है? सैंधव सभ्यता का आकार। अच्छा यार, चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा 10 मिनट और रुको, मजा आने वाला है। इतना चीजें हो गई, अभी हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है सैंधव सभ्यता के बारे में। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, अभी पूरा कालक्रम बाकी है। एक एक स्थानों को लेंगे, सबको देखेंगे। बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, सुतकंडर, सारी चीजें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, सबके बारे में देखेंगे। लोथल, एक एक स्थान को उठाएंगे, सबको पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज की पहली क्लास में, जब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी क्लास में आएंगे तब आपको हम बताएंगे कि देखो क्या मजा है आगे। चलो, अच्छा ये भी हो गया सर। अब क्या होना है सर? अब होना है हड़प्पा सभ्यता का जनक किसे कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का विकास किसने किया है, कौन सी प्रजाति के लोगों ने। तो हड़प्पा सभ्यता में कितने प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं और देख लेते हैं। हड़प्पा नहीं लिखेंगे, सैंधव सभ्यता में प्रजाति। बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है सेशन साथियों, और यही सेशन आगे लगातार बढ़ता चला जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारा प्ले स्टोर से जाकर स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और हिस्ट्री की बहुत ही धमाकेदार रोमांचक क्लास स्टार्ट हो रही है। सैंधव सभ्यता में मानव प्रजाति, सैंधव सभ्यता में मानव प्रजाति। तो मेरे प्रिय साथियों, नौजवान साथियों, सैंधव सभ्यता में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कुल कितनी मानव प्रजातियां थी, तो सैंधव सभ्यता में कुल 4 मानव प्रजातियां थी। सैंधव सभ्यता में कुल कितनी मानव प्रजातियां रहती थी, तो सैंधव सभ्यता में कुल 4 प्रकार की प्रजातियां थी, या 4 प्रकार के मानव वहां पर निवास करते थे। अच्छा, एक ट्रिक यहां दे रहा हूं, याद कैसे करना सर? बड़ी चीजें याद करनी पड़ती हैं। एक ट्रिक दे रहा हूं भैया। क्या ट्रिक रहा है? प्रभु से अल्प मांगो, प्रभु से कुछ नहीं मांगो। देखिए एक ट्रिक क्या है कि सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता। अच्छा, नगर में कौन से लोग रहते हैं? ट्रिक है, नगरीय सभ्यता थी तो हकीकत है। नगर में कौन कौन से लोग रहते हैं भैया? तो नगर में धनवान लोग रहते हैं, तो उनको कुछ जरूरत नहीं होती प्रभु से मांगने की। तो क्या कहा गया? ट्रिक है कि प्रभु से अल्प मांगो। क्या गड़बड़ हो गया है? चलो स लिख गया। प्रभु से अल्प मांगो, ये ट्रिक है। प्रभु से अल्प मांगो। तो सर क्या इसमें आप 4 प्रजाति दिखा दोगे? बिल्कुल दिखा दूंगा भैया, बिल्कुल। 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? प्रो से है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, नोट कर लो। प्रोट्रो नहीं है, ये प्रोटो है यार, क्यों गलत कर रहे हो यार। चलिए भैया, प्रोटो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। चलिए सर, ये सर भा से क्या है? भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग। और भूमध्य सागरीय प्रजाति को ही क्या कहा गया है? द्रविड़ कहा गया है भैया। क्या कहा गया है? द्रविड़ किसे कहा गया? तो द्रविड़, ये द्रविड़ ऐसे होगा ना। हाँ, द्रविड़ किसको कहा गया? भूमध्य सागरीय प्रदेश
के लोगों को क्या कहा गया? द्रविड़ कहा गया भैया, द्रविड़ कहा गया। और इन्हीं को क्या कहा जाता है कि इन्होंने ही, द्रविड़ों ने ही क्या किया है? सैंधव सभ्यता का विकास किया है। किसका किया है? सैंधव सभ्यता का जन्मदाता किसको कहा जाता है? द्रविड़ों को कहा जाता है। सैंधव सभ्यता का जनक किसको कहा जाता है? द्रविड़ को। और द्रविड़ क्या थे? भूमध्य सागर के निवासी थे। सर अल्प का क्या मतलब है? भैया से तो हमने मजाक में लिखा, अल्प का मतलब अल्पाइन। ये प्रजातियां हैं ह्यूमन की, समय समय पर ज्योग्राफी में पढ़ोगे। अल्पाइन और मांगो से मंगोलियाइड। मजा आ गया ना? मजा आ गया भैया कि सिंधु सभ्यता में कितने प्रकार के लोग रहते थे? 4 प्रकार के, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरी यानी द्रविड़, अल्पाइन और मंगोलियाइड। प्रभु से अल्प मांगो, नहीं मांगना है, कम मांगना है। क्यों? क्योंकि हम लोग हैं नगरवासी, हमारी सभ्यता है नगरीय सभ्यता। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टीजीटी पीजीटी के ज्योग्राफी है, ये जो आपकी क्लास चली, ज्योग्राफी का नाम इसलिए आ गया क्योंकि आप लोग वहां पढ़ते हो इन सब के बारे में। तो टीजीटी पीजीटी के जो हिस्ट्री की धमाकेदार क्लास चली ना, आपको उम्मीद करता हूं कि मजा आ गया होगा। आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और शानदार तरीके से लगी है। बहुत ही जोरदार तरीके से आप सभी को पुनः मैं जुड़ने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि आप खुद टैली करो ना, आप टैली करो तब आपको जाकर के पता चलेगा कि हम औरों से अलग क्यों हैं, हमारी क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है। ठीक है साथियों, तो फिर इसी के साथ आज की क्लास का यहीं पे अंत करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार टॉपिक से। टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन खत्म होगा बैच में, जब बैच आप ज्वाइन करेंगे तब। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।